Good morning students. Once again you are welcome to Shikhar ICS online, where we are preparing for civil services prelims examination, particularly the prelims examination conducted by MPPSC for state civil services. And for last few classes we are covering different topics of ancient India, that is the history of ancient India. प्राचीन भारतीय इतिहास के अलग अलग टॉपिक्स को ले रहे हैं और आज हम लेने वाले हैं छोटे छोटे तीन टॉपिक। छोटे टॉपिक हैं, तीन टॉपिक लेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक तो महाजनपद काल पढ़ेंगे, महाजनपदों का काल पढ़ेंगे। इट इज़ अ पर्टिकुलर पीरियड इंडियन हिस्ट्री बिटवीन द यू मे से बिटवीन द लेटर वैदिक इरा एंड द मौर्यन इरा। उत्तर वैदिक काल और मौर्यों के बीच का एक कालखंड है, ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में, और फिर हम पढ़ेंगे जो मगध का उत्थान है, इमरजेंस ऑफ मगध एम्पायर जो है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। महाजनपद काल पहले पढ़ रहे हैं। देखिए महाजनपद है क्या, इसको समझिए पहले। महाजनपद यानी क्या? हमने पढ़ा था वैदिक काल में कि वैदिक काल में एक जन होता है, जन यानी राज्य। जो वैदिक काल में राज्य था उसे जन कहा गया, ठीक है। वैदिक काल में जन यानी राज्य होता था, और ये मतलब ये कोई बहुत भौगोलिक अवधारणा नहीं थी। इट वॉज नॉट ए जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, यानी राज्य की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती थी, जोग्राफिकल बॉर्डर्स नहीं होती थी, बल्कि द स्टेट और द जन वाज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह होता था। तो जन लोगों का एक समूह है, ठीक है, लोगों का एक समूह था, लेकिन राज्य यही था उस समय, ठीक है। बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा कि राज्य धीरे धीरे एक भौगोलिक अवधारणा बन गया। राज्य जो है वो एक ज्योग्राफिकल लिमिट बन गया, उसकी अपनी भौगोलिक सीमाएं होती थी, और राजा उसे अपने शौर्य, अपने पराक्रम से अपने राज्य का विस्तार करता था। तो ध्यान रखना, जब भौगोलिक अवधारणा बन गई तब राज्य को क्षेत्र के नाम से जाने जाने लगा, और अब वो कहलाने लगा जनपद। अब वो क्षेत्र हो गया था, एरिया हो गया था। जब जनपद हो गया तब ये स्थिति हुई कि राजा अपने जनपद पर अधिकार करता था और उसका विस्तार करना चाहता था। विस्तार करने के लिए पड़ोसी राज्यों से युद्ध लड़ता था और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता था, ठीक है। इट वॉज द मेन जॉब ऑफ द किंग टू एक्सपांड द बॉर्डर्स ऑफ हिज एम्पायर, दैट इज कॉल्ड टू बी इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो वो साम्राज्यवाद की कोशिश करता था, तो उसका राज्य बड़ा हो गया, यानी जो जनपद था उसकी सीमाएं बड़ी हो गई। तो भारत में कई जनपद जो है वो बड़े हो गए, एक ने दूसरे राज्य को हराया, दूसरे और राज्य को हराया, और इस तरह से एक जनपद, दो जनपद, तीन जनपद मिलके जनपद बड़ा हो गया। जब जनपद बड़ा हो गया, दैट ग्रेटर जनपद वाज लेटर ऑन नेम्ड एज महाजनपद, ठीक है। तो जो बड़ा जनपद था, जो जनपद जहां पर उसकी सीमाएं बढ़ गई थी, तो वो ग्रेटर जनपद कह लीजिए या महाजनपद कहलाया। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में ऐसे महाजनपदों का उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में। आप देखिए कि एक किताब है अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय जो है एक रिलीजियस बुक है बौद्ध धर्म की। आप देखिए बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा, चलिए आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के जो बेसिक लिटरेचर है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक, तीन पिटक है उसमें, है ना। पुराने ज़माने में जो बुक्स होती थी वो बाइंडिंग नहीं की जाती थी उनको, बल्कि दे वर केप्ट इन बॉक्सेस, आइदर इट इज़ ए वुडन बॉक्स और ए लेदर बॉक्स, उसमें रखते थे। और किताब के जो पन्ने होते थे उनको एक निश्चित क्रम में सजा के किताब उसमें रख देते थे, पेटी में, और पेटी से निकाल के पढ़ते थे, वापस पेटी में रख देते थे। वो पेटी ही पिटक है, त्रिपिटक, ठीक है। तो इसलिए त्रिपिटक कहते हैं। आप देखिए कौन कौन से पिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, और अभिधम्म पिटक है। दीज आर द थ्री बेसिक लिटरेचर ऑफ बौद्ध रिलीजन, ठीक है। अब ये जो सुत्त पिटक है इसके कई चैप्टर हैं जिनको निकाय कहा जाता है। निकाय, इसमें 5 निकाय है, 5 निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, और खुद्दक निकाय, और सुत्त निकाय, ठीक है। और एक निकाय है अंगुतर निकाय। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, सुत्त निकाय, अंगुतर निकाय।
तो जो अंगुत्तर निकाय है वो स्तुत पिटक का एक हिस्सा है। इस अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है कि इस काल में भारत में जो है लगभग 16 महाजनपद, लगभग क्या 16 महाजनपदों का उसमें उल्लेख मिलता है। किस काल में बात कर रहे हैं? 6th सेंचुरी के बाद का, मतलब 6ठी शताब्दी से लेकर 600 BC से लेकर 300 BC वाला पीरियड, इसको हम महाजनपद काल कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। 600 BC 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व, तो इस काल में 16 महाजनपद होते थे, ऐसा अंगुत्तर निकाय बताती है। हालांकि बाद में कुछ और ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जैसे एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, उसमें भी उल्लेख है। एक और जैन ग्रंथ है जनवसभ सूत्र, जनवसभ सूत्र, उसमें भी महाजनपदों का उल्लेख है। एक और किताब है, बौद्ध ग्रंथ है चुल्ल निदेश, चुल्ल निदेश या छुल्ल निदेश, इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन 16 महाजनपद, ज़्यादा महाजनपद, यानी किसी में 12 किसी में 13 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। जरा देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों को देखने की कोशिश करते हैं। छोटा सा हम भारत का नक्शा बनाते हैं। मान लीजिए भारत है, तो इसमें कुछ लोकेशन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 16 महाजनपद है। जैसे पूर्व से शुरू होते एक अंग नाम का जनपद है जो बंगाल और बिहार की बॉर्डर पर है, और उसकी राजधानी थी चंपा या मालिनी। उससे और इस तरफ आया तो मगध नाम का राज्य था, जो मगध का पाटलिपुत्र का विशाल साम्राज्य बना बाद में, तो मगध था जो आजकल बिहार में है। पटना, गया ये मगध में आता था, और इसकी राजधानी थी राजगृह, राजगृह थी। कुछ समय के लिए गिरिव्रज भी राजधानी थी, गिरिव्रज, गिरि पर्वत को कहा जाता है। एक्चुअली ये शहर 7 पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे गिरिव्रज कहते हैं। तो मगध का रियासत थी। इसके अलावा एक वज्जी संघ था। वज्जी संघ छोटी छोटी रियासतों का एक संघ था। इट वॉज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। 8 राज्य थे उसमें, तो वो वज्जी संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी, वैशाली थी। और इसके यहाँ लिच्छवी नाम के शासक होते थे मुख्य रूप से। तो वज्जी संघ था। एक मल्ल नाम का राज्य भी था, मल्ल, ये बिहार और नेपाल की बॉर्डर पर था यहाँ पर, और इसकी राजधानी थी पावापुरी और कुशीनगर। 2 राजधानियाँ थी, एक पावापुरी और एक कुशीनगर। एक्चुअली 2 शासक थे यहाँ, पावापुरी के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल, इसलिए जो है 2 राजधानियाँ थी। और इस तरफ आएंगे तो जैसे एक राज्य आपको मिलेगा काशी। काशी का राज्य जो है उसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी। आजकल का बनारस बोलते हैं, वैसे वाराणसी ही सही है। एक्चुअली वाराणसी इसका नाम क्यों पड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाराणसी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 2 नदियाँ आकर मिलती है गंगा में, वरुणा और असी। असी का तो घाट भी है, असी घाट बोलते हैं उसको। तो वरुणा और असी गंगा में आके मिलती है, इसलिए इसको वाराणसी कहा गया, वरुणा असी कहा गया। तो ये काशी का राज्य है। फिर आप देखिए यहीं पर वत्स का राज्य है। वत्स का राज्य इलाहाबाद के आसपास है, गंगा नदी के किनारे, और उसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी उस समय, कौशाम्बी। फिर आप देखिए कौशल का राज्य है। कौशल जो है आजकल का समझ लीजिए कि जो अयोध्या वाला क्षेत्र है वो है, अयोध्या लखनऊ वाला जो क्षेत्र है वो कौशल है ना। आप देखिए ना, भगवान राम को क्या कहते हैं, कौशलाधीश, कौशलेश नहीं, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा थे, तो वही अयोध्या। और राजधानी थी, अयोध्या की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ अयोध्या एट दैट टाइम। और श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ अयोध्या या कौशल, ठीक है।
और फिर इसके अलावा और राज्य थे, जैसे एक राज्य अहिच्छत्र का राज्य था, जो अहिच्छत्र का राज्य जो है ये बरेली के आसपास था। उत्तर प्रदेश का जो बरेली है वेस्टर्न पार्ट में है, और इसकी राजधानी काम्पिल्य थी, काम्पिल्य। फिर आप देखिए एक चेदी का राज्य था जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था, इस तरफ यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ, और इसकी राजधानी थी शुक्तिमती, शुक्तिमती। और वेस्ट में जाएंगे तो एक अवंती का राज्य था जो आजकल उज्जैन और निमाड़ का, मालवा और निमाड़ का क्षेत्र है। इसकी दो राजधानी थी, एक उज्जैनी और एक महिष्मती। उज्जैनी यानी आजकल का उज्जैन है, और महिष्मती यानी आजकल का महेश्वर है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये राज्य ही दो भाग में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती या महेश्वर थी। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि और राज्य थे, जैसे विराट, एक राज्य मत्स्य नाम का राज्य जो यहाँ पर है राजस्थान में, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, मत्स्य राज्य, मत्स्य मछली वाला, और उसकी राजधानी है विराटनगर। ठीक है। साउथ में जाएं तो दक्षिण में एक अश्मक नाम का राज्य है जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, गोदावरी नदी के किनारे, अश्मक। उसकी राजधानी थी पोतना, पोतना, पुटाना, ऐसे पोतना या पुटाना। बाद में वो सातवाहनों की भी राजधानी बनी है, उसका नाम थोड़ा सा क्या हो गया, बदल गया, उसका नाम पैठण हो गया, पैठण, है ना। उत्तर की ओर जाएं तो एक पांचाल नाम का राज्य है। पांचाल तो वही है जो अहिच्छत्र है, वही है। और फिर एक शूरसेन है। शूरसेन जो है उसकी राजधानी मथुरा है आजकल, तो जो ब्रज है, ब्रज का क्षेत्र है शूरसेन। और ऊपर जाएं तो कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, यानी आजकल की दिल्ली कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, महाभारत में नाम सुने होंगे आपने। तो कुरुक्षेत्र राज्य है, राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और नॉर्थ में जाएं तो कश्मीर वाला क्षेत्र, उसको कंबोज कहा गया, कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटकपुर, हाटकपुर, ये कश्मीर वाले क्षेत्र में था। और ऊपर जाएं यहाँ तो यहाँ पर एक राज्य था गंधार, जो आजकल अफगानिस्तान का इलाका है, कंधार। कंधार एक्चुअली पुराना नाम है गंधार। आपने देखा होगा महाभारत में जो कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी थी गांधारी, सुना आपने, गांधारी। और गांधारी का भाई था वो शकुनी मामा। तो गंधार जो है, ये दोनों गंधार राज्य के थे, गंधार राज्य के थे इसलिए गंधारी कहलाते थे। और गंधार आजकल के अफगानिस्तान में जो कंधार है वही गंधार था पहले। और इसकी राजधानी होती थी तक्षशिला, जो आजकल पाकिस्तान के पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में। तो ये सब अलग अलग महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपदों का इस तरह से वर्णन हमको मिलता है। लेकिन ये एक देखो, महाजनपद जो है केवल राज्य नहीं था, बल्कि महाजनपद का एक काल जो है वो एक विशेष संस्कृति का काल है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ ए स्पेसिफिक कल्चर ऑल्सो। इस काल की अपनी आर्थिक व्यवस्था, इस काल में अपना आर्थिक विकास, अलग धार्मिक विकास, अलग जो है सामाजिक राजनीतिक स्थिति दिखाई देती है। जरा देखते हैं इस काल की क्या विशेषता है। राजनीतिक विशेषताएं देख लें पहले। देखिए, राजनीतिक रूप से तो इस काल में दोनों तरह के राज्य हमको दिखाई देते हैं। दोनों तरह के मतलब कुछ जगह पर हमको गणतंत्रात्मक शासन दिखाई देता है, यानी रिपब्लिकन रूल दिखाई देता है, जहां जो हेड ऑफ द स्टेट है ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल और ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ गणतंत्रात्मक राज्य या रिपब्लिक राज्य जो है वो भी दिखाई देंगे आपको। खासतौर पे जो वज्जी संघ है, जो मैंने बताया था 8 राज्यों का संघ था, वो 8 के 8 गणतंत्रात्मक राज्य थे, रिपब्लिकन स्टेट थे। इसके अलावा जो मल्ल के 2 राज्य, पावापुरी के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल, दे वेर ऑल्सो रिपब्लिकन स्टेट। तो देयर वर 10 रिपब्लिकन स्टेट्स इन महाजनपद पीरियड आउट ऑफ वी कैन नॉट से इट आउट ऑफ 16, वो तो 2 ही हुए, लेकिन 10 ऐसे गणतंत्रात्मक राज्य थे। इसमें पिपलीवन के मौर्य थे, कहा जाता है कि मौर्य यहीं से उत्पत्ति हुई है उनकी, ऐसा माना जाता है, कंफर्म नहीं है। तो रिपब्लिक थे, लेकिन बाकी सब जो है मोनार्कियल स्टेट्स थे, राजतंत्रात्मक राज्य थे,
राजा होते थे। बड़े बड़े राजाओं के नाम मिलेंगे आपको, जैसे आप देखिए कौशल में एक प्रसेनजीत नाम का राजा होता था, बहुत प्रसिद्ध हुआ प्रसेनजीत कौशल का। ऐसे ही आप देखिए कि जो उज्जैन का राज्य है ना, अवंती है, वहां पर एक राजा होता था प्रद्योत। प्रद्योत जो है ये इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। महाकश्यप नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ही इनिशिएटेड हिम इन बौद्धिज्म, महाकश्यप। और लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कहते हैं कि बहुत क्रूर था, इसलिए इसको चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी वो मगध के एक राजा से बहुत दोस्ती थी। मगध का राजा था बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो मगध का राजा था और उससे इसकी मित्रता थी। कभी बिंबिसार ने प्रद्योत के इलाज के लिए अपना फिजिशियन, अपना डॉक्टर, अपना चिकित्सक, जिसको उस समय भिषक कहा जाता था, भिषक, संस्कृत में चिकित्सक को भिषक ही कहा जाता है, तो भिषक जो है उसको भेजा था इलाज के लिए, चंड प्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने। आप देखिए कि ऐसा ही एक इस प्रद्योत का एक और किस्सा है कि इस प्रद्योत ने कभी एक उदयन नाम का राजा था, वत्स का यानी इलाहाबाद का, इसका अपहरण कर लिया था। एक्चुअली उदयन वाज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रेनिंग एलिफेंट्स। हाथियों को प्रशिक्षित करने का एक्सपर्ट माना जाता था, इसलिए प्रद्योत ने उसको पकड़ लाया, उसको बंदी बना लिया, उसको अपने यहाँ जेल में रखा। लेकिन कहते हैं कि बाद में इसी उदयन ने प्रद्योत की लड़की का अपहरण कर लिया, उसको भगा लिया और उससे विवाह कर लिया था। इस घटना का वर्णन मिलता है स्वप्न वासव दत्ता नाम की किताब में, जो एक बड़ी प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है, स्वप्न वासव दत्ता, रिटन बाय भास। इसमें उदयन और प्रद्योत की कथा, या उदयन और वो जो वासव दत्ता नाम की राजकुमारी है उसकी प्रेम कथा मिलती है। भास ने लिखा, गुप्त काल की किताब है पर वर्णन इस काल का है। तो ये प्रद्योत का किस्सा है। तो ये इस तरह के राजतंत्रीय राज्य यहाँ पर हुए हैं। आर्थिक रूप से बड़ा डेवलप हुआ ये काल, आर्थिक विकास की दृष्टि से जाना जाता है। एक तो इस काल में उद्योग बड़े हैं, व्यापार बड़ा है। ध्यान रखिए इस समय उद्योग इतना बड़ा कि उद्योगों की श्रेणियां बनना शुरू हो गई। यहाँ से श्रेणियां, जिसको हम गिल्ड कहते हैं इंग्लिश में, वो गिल्ड यहाँ से बनना शुरू हो गए। यानी एक तरह का काम करने वाले, मान लीजिए लोहे का काम करने वाले हैं, तो लोहे का काम करने वाले जितने लोग आपस में अपना एक संगठन बना लेंगे। लकड़ी का काम करने वाले अपना एक संगठन बना लेंगे। कपड़े बनाने वाले वो अपना एक संगठन बना लेंगे, और उन्हें श्रेणी कहते थे। तो उनका बहुत विकास हुआ इस काल में। अब श्रेणी शब्द आपको दिखाई देगा, श्रेणी शब्द आपको श्रेणी तो नहीं, श्रेष्ठी शब्द सुनाई देगा वैदिक काल से, लेकिन यहाँ से श्रेणियों का विकास हुआ। और इस श्रेणी का मुखिया होता था श्रेष्ठी, मतलब हर एसोसिएशन का एक हेड होता था और वो श्रेष्ठी कहलाता था। ध्यान रखना, यही श्रेष्ठी शब्द आगे चल के श्रेष्ठ और फिर सेठ में कन्वर्ट हो गया। दक्षिण भारत में देखिए इन्हीं को चेट्टी कहा जाता है। जो श्रेष्ठी है वही चेट्टी है। ये सब व्यापारिक वर्ग है, वणिक वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है। तो ये शब्द यहाँ से विकसित हुआ, कई श्रेणियाँ यहाँ से बनी। ठीक है। और इस तरह से जो श्रेष्ठी है, ठीक है, श्रेष्ठी जो है ये एक बड़े धनिक वर्ग के रूप में, एक बड़े लैंडलॉर्ड के रूप में, एक बड़े मिलियनेयर के रूप में विकसित हुए, धनवान के रूप में। लेकिन श्रेष्ठी शहरों के धनवान थे। गांव की बात करें तो वहां भी धनवान वर्ग था जिन्हें गहपति कहा जाता था। गहपति, गहपति, गहपति जो है वो गांव में ऐसे लोग होते थे इनके पास बहुत सारी भूमि होती थी। आपको एक अनाथ पिंडक नाम के गहपति का नाम मिलेगा, जिसने बुद्ध को बहुत सारा दान दिया था, बहुत सारी भूमि दान दी थी। ठीक है, एक वन पूरा दान में दे दिया था, अनाथ पिंडक। तो गहपति, श्रेष्ठी ऐसे वर्गों का उदय हुआ, शहरों का उदय हुआ। उज्जैन है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है, ऐसे नए नए बड़े बड़े शहरों का उदय हुआ। भारत में कहते हैं कि जो महाजनपद काल है ये दूसरा शहरीकरण है। पहला शहरीकरण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में था, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। और एक चीज़ है, आर्थिक रूप से इस काल में नए सिक्कों का भी उदय हुआ।
नई मुद्राओं का भी उदय हुआ, नई नई मुद्राएं प्रचलित हुई। खासतौर पे यहाँ पर चांदी की मुद्रा प्रचलित होती थी, जिन्हें आहत मुद्रा कहते थे। आहत मुद्रा इसलिए कहते थे क्योंकि चांदी के टुकड़ों पर ऐसे कुछ चीज़ से ठोक के निशान बनाए जाते थे, उसमें चित्र बना दिए जाते थे, पक्षियों के, पेड़ पौधों के चित्र बना दिए जाते थे। इसलिए इसको, चूंकि पंच के द्वारा मार्क बनाए जाते थे, इसलिए इसे पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ध्यान रखना, ये चांदी की होती थी। कभी पूछे तो आहत मुद्रा किस धातु की होती थी, देन इट इज ऑफ सिल्वर, चांदी की। तो चांदी की मुद्रा जो है आहत मुद्रा इस काल में प्रचलित हुई, और इस पर कोई डेट वेट नहीं होती थी, ढले नहीं थे। ध्यान रखना, ये पिघला के सांचे में ढाली गई मुद्रा नहीं है, काट के पंच मार्क के बनाई हुई मुद्रा है। ठीक है, तो ये सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है किस काल में, आपके महाजनपद काल में। महाजनपद काल धार्मिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जो है नए नए धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय और भौतिकवाद जो आपके बृहस्पति ने दिया, जो चारवाक द्वारा शुरू किया गया था, और ये सारा जो है इस काल में शुरू हुआ है। आप देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत में धार्मिक क्रांति का काल कहते हैं। 6th century BC is called to be the period of religious revolution in India because different religious sects were started in this period. गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किया, महावीर ने जैन धर्म शुरू किया, मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय आरंभ किया। इसके अलावा दूसरे लोग भी थे, पकुद कच्चायन थे जैसे, या पूरन कश्यप थे जो भौतिकवादी थे, और अजित केश कम्बलिन थे। ऐसे कई लोग जिन्होंने नए संप्रदायों को शुरुआत दी। तो ये सब कुछ हुआ है महाजनपद काल में। इट इज़ ऑल अबाउट द महाजनपद। महाजनपद के बाद दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है भारत में विदेशी आक्रमण। प्राचीन काल में भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से विदेशी आक्रमण थे? देखिए, भारत में तो विदेशी आक्रमण हर काल में हुए हैं। आप देखेंगे कि मध्यकाल में तो आए ही हैं, सुल्तान जो है अलग अलग वंश सल्तनत काल में, या फिर बाद में मुगल काल में बाबर वगैरह आए हैं। आधुनिक काल में अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, और प्राचीन काल में भी आए। ध्यान रखना, भारत पर जो विदेशी आक्रमण है, जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ है, द वेरी फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन मेड ऑन इंडिया वॉज फ्रॉम ईरान, पर्सिया। पर्सियन अटैक था ईरान से, फारस कह लीजिए, पर्सिया कह लीजिए, ईरान से हुआ, और आक्रमण किया था लगभग 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी BC, 520-530 के आसपास ये आक्रमण हुए। बहुत क्लियर कट इसके एविडेंसेस नहीं मिलते, इसलिए डेट बताना बहुत स्पष्ट नहीं, बट इट वाज मेड इन द 5th सेंचुरी BC, और 530-520 के आसपास मामला है। और इसमें ईरान में एक बहुत प्रसिद्ध वंश का शासन था, नाम था हखमनी डायनेस्टी, हखमनी वंश। हखमनी वंश के शासक थे, और ऐसा पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था कुरुश, इंग्लिश में इसको साइरस कहते हैं। आपने देखा होगा भारत में अभी भी पारसियों में साइरस नाम रखा जाता है, साइरस ब्रोचा, साइरस मिस्त्री, ऐसे नाम सुने होंगे ना पारसियों के भारत में। तो साइरस नाम का राजा था, हु मेड अ टेक ओवर इंडिया। लेकिन साइरस का जो आक्रमण था वो सफल आक्रमण नहीं था, ध्यान रखना, ही कुड नॉट सक्सीड। बट द नेक्स्ट अटैक फ्रॉम दिस पर्सियन डायनेस्टी ओवर इंडिया वॉज मेड बाय दारा, दारा कह लीजिए, या उसे डेरियस भी कहते हैं, डेरियस ने किया। और डेरियस का ये आक्रमण जो है ये सफल रहा है। कहते हैं कि डेरियस ने सिंध और गंधार पर अधिकार कर लिया था और उसे अपना 19वां प्रांत बना लिया था, हिज 19th प्रोविंस। ठीक है, ध्यान रखिए, इस आक्रमण के बारे में कई जगह से हमको पता लगता है। इस आक्रमण के बारे में कुछ तो ईरान के लेखों से पता लगता है, पर्सिपोलस और बेहस्तून के अभिलेखों से।
ईरान के राजा उस समय अभिलेख लिखवाते थे पत्थरों पर। तो एक पर्सिपोलस और बेहस्तून के अभिलेख है, और ऐसा ही एक अभिलेख है नक्श ए रुस्तम नाम की जगह पर। ये सब ईरान में है। इन अभिलेखों से पता लगता है कि डेरियस ने पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और उसको अपना 19वां प्रांत बना लिया था। आप देखिए कि एक यूनानी इतिहासकार है हेरोडोटस, शायद आपने नाम सुना हो। नाम आपने इसलिए सुना होगा, ग्रीस के इतिहासकार है, एथेंस के, मतलब यूनान के इतिहासकार है हेरोडोटस, और इतिहास की शुरुआत उन्होंने की है। इसलिए लोग हेरोडोटस को कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। कभी पूछे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, देन इट इज़ हेरोडोटस। हेरोडोटस भी इसका वर्णन करता है कि उसने, हालांकि वो कुछ और लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि उसने हिद और गदर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन ये हिद और गदर जो है एक्चुअली सिंध और गंधार ही है। ठीक है, तो ये आपका डेरियस का आक्रमण है, सफल रहा। और ध्यान रखना, कई वर्षों तक यहाँ पर ईरान का अधिकार रहा है, ईरान के लोगों ने शासन किया है। ये बात 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक रही, जब यहाँ दारा तृतीय का शासन था, दारा थर्ड का। लेकिन उस दारा थर्ड को बाद में सिकंदर ने पराजित कर दिया था। सिकंदर ने दारा थर्ड पूरा ईरानी साम्राज्य जीत लिया था, इसलिए तो सिकंदर को कहते हैं विश्व विजेता है। तो उसने दारा थर्ड को हटा दिया था और उसके कारण फिर यहाँ से पर्शियन साम्राज्य खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये पर्शियन साम्राज्य है। लेकिन पर्शियन साम्राज्य के भारत पर अधिकार होने के कुछ बड़े स्पेसिफिक इम्पैक्ट दिखाई देते हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव दिखाई देता है? जैसे कई चीज़ें हैं जो ईरानी कल्चर की थी और भारत में हो गई प्रचलित। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे अभिलेख है, पत्थरों पर, शिलाओं पर, पिलर्स पर, पत्थर के बड़े बड़े पिलर्स बनाए, स्तंभ बनाए और उस पर लेख लिखवाए। राजा अपनी राज्याज्ञाओं को, अपनी उपलब्धियों को इन अभिलेखों में लिखवाते थे। ये चीज़ ईरान में होती थी, बाद में भारत में होना शुरू हुई। जो अशोक के अभिलेख आपको मिलते हैं या रुद्रदमन के मिलते हैं, वो एक्चुअली ईरानी प्रभाव है भारत में। ईरान के लोगों से पहले भारत में नहीं होता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अशोक ने जो पिलर्स बनाए, अशोक के पिलर्स आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे। आपको सांची में मिलेंगे, आपको प्रयाग में मिलेंगे, आपको सारनाथ में मिलेंगे। सारनाथ का पिलर तो बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार में आपको मिलेंगे, रामपुरवा में आपको मिलेंगे, संकिसा में, कई जगह मिलेंगे, लोरिया नंदनगढ़ में। ये सब पिलर्स जो है अशोक ने जो बनाए हैं, एक्चुअली दे आर इंस्पायर्ड ऑफ द पर्शियन कल्चर, पर्शियन स्कल्पचर, और काफ़ी कुछ उससे मिलते जुलते भी। हालांकि कई अंतर भी है। अशोक के अभिलेख जो है वो बिल्कुल सपाट है, चिकने, जबकि जो ईरान के होते थे उसमें लाइन लाइन बनी होती थी, गहरी लाइन बनी होती थी, और कई चीज़ें अलग थी। लेकिन लोग कहते हैं कि इसी की प्रेरणा से अशोक ने स्तंभ लेख बनवाए। दूसरी चीज़ देखिए कि एक क्षत्रप प्रणाली है। क्षत्रप सिस्टम का मतलब क्या है? क्षत्रप सिस्टम का मतलब यह है कि एक शासक अगर किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है तो वहाँ अपना कोई प्रतिनिधि शासक नियुक्त कर देता है, अपने किसी छोटे कर्मचारी को वहाँ नियुक्त कर देगा और वो वहाँ पर शासन करता है। देन ही इज कॉल्ड टू बी ए क्षत्रप। इसलिए आप देखो कि आजकल मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है, इसमें कई बार राज्यपाल को क्षत्रप कहा जाता है कि वो केंद्र का क्षत्रप है राज्य में। ठीक है, तो क्षत्रप प्रणाली भी ईरानियों से शुरू हुई। ईरानियों से भारत में एक लिपि, एक स्क्रिप्ट शुरू हुई जिसको खरोष्ठी लिपि कहते हैं, खरोष्ठी स्क्रिप्ट कहते हैं। आप देखिए अशोक के जो अभिलेख है, मोस्ट ऑफ देम आर इन ब्राह्मी लिपि, बट फ्यू ऑफ देम, खासतौर पे जो मानसेहरा में है, शाहबाजगढ़ी में है, वो ये नाम याद रखना, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, यहाँ के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, क्योंकि वो ईरानी वाले क्षेत्र में थे जहाँ ये लिपि चलती थी। तो भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन ईरान के कारण हुआ है। ये लिपि जो है बिल्कुल वैसे लिखी जाती है जैसे अरबी लिपि लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। हम इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन खरोष्ठी, अरबी, ये सब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये लिपि का प्रचलन भी भारत में कहते हैं कि ईरानियों के प्रभाव से हुआ। और भी कई चीज़ें हैं। आप देखिए कि जो मौर्य शासक थे वो एक उत्सव मनाते थे, केश प्रक्षालन का उत्सव।
कभी कभी सिर धोते थे, बाल धोते थे, तो फिर उसका उत्सव मनाया जाता था, केश प्रक्षालन का। ये उत्सव की परंपरा भी ईरान से आई है। या आप देखिए कि जो मौर्यन रूलर्स थे, दे यूज्ड टू कीप फीमेल गार्ड्स फॉर देम, फीमेल बॉडी गार्ड्स। इसकी परंपरा भी ईरान से आई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ईरान से भारत में आई है, या ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव है। ठीक, तो ये तो हो गया ईरानी आक्रमण। लेकिन भारत पर जो दूसरा आक्रमण हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आक्रमण हुआ है यूनान से, ग्रीस। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि यूनानी आक्रमण की क्या स्थिति है। यूनानी आक्रमण या ग्रीक अटैक जो है वो किया गया है आपके सिकंदर के द्वारा। सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर जो है वो मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया आजकल ग्रीस के पास एक देश बन गया अलग ही। बीच में वो सर्बिया का हिस्सा भी रहा, उसके पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा रहा, बट प्रेजेंटली इट इज़ ए सेपरेट स्टेट मैसिडोनिया, जिसे उर्दू में मकदूनिया कहा जाता है। मकदूनिया या मैसिडोनिया सेम ही है। यहाँ का राजा होता था अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपने पढ़ा होगा अरस्तु का शिष्य है ना। ग्रीस जो है अपने दार्शनिकों के लिए भी जाना जाता है। बड़े महान दार्शनिक वहाँ पर हुए हैं। सुकरात यानी सोक्रेटस, प्लेटो, अफलातून जिसको कहते हैं, और अरस्तु या एरिस्टोटल। तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, और हम उसको जो है विश्व विजेता के रूप में जानते हैं। उसने बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण करके जीत लिया था, खासतौर पे ईरान को जीता था, दारा तृतीय को हराया था, पूरा ईरानी साम्राज्य खत्म कर दिया था, ग्रेट पर्सियन एम्पायर। और उसके बाद वो भारत में आया था। भारत में आया 326 BC के आसपास, और उसने भारत के कई राज्यों को जीता। आपने पढ़ा होगा तक्षशिला में एक राज्य था, आम्भी नाम का राजा था। उसने तो अपना राज्य सिकंदर को सरेंडर ही कर दिया था, तो सिकंदर को ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ा। लेकिन सिकंदर को लड़ना पड़ा एक राजा से जो चिनाब और झेलम के बीच में जिसका राज्य था, नाम था पोरस। तो पोरस से बड़ा ज़बरदस्त युद्ध हुआ, किसका? सिकंदर का। और वो युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे 326 BC में। इसको हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। इसी हाइडेस्पीस है ना, ग्रीक लोग ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे थे। झेलम नदी है, झेलम को हाइडेस्पीस कहा उन्होंने। तो झेलम नदी का युद्ध भी कह सकते हैं आप इसको, वितस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय झेलम नदी का नाम वितस्ता भी होता था, जो हमने पढ़ा था वैदिक काल में। तो हाइडेस्पीस का युद्ध कह लीजिए, वितस्ता का युद्ध कह लीजिए, ये युद्ध हुआ है सिकंदर और आपके जो पोरस नाम के शासक के बीच में। जबरदस्त युद्ध हुआ। पोरस हारा भी है इसमें, लेकिन कहते हैं कि पोरस को पराजित करने के बाद जब सिकंदर के सामने लाया गया और सिकंदर ने उससे पूछा कि भाई अब आपका क्या करें, तो वो जो उन दोनों के बीच में डायलॉग है, कम्युनिकेशन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी चर्चा होती है उसकी। कहते हैं पोरस ने कहा था कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, क्योंकि मैं हार गया हूं लेकिन मैं हूं तो राजा ही। ठीक है, एक कहावत है कि शेर बूढ़ा हो जाएगा तो घास थोड़ी खाना शुरू कर देगा। तो पोरस ने यह कहा कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये जो है बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है। इसके बाद इस क्षेत्र पर सिकंदर का अधिकार हो गया था और इसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी सिकंदर ने जीता, लेकिन सिकंदर व्यास से आगे भारत में नहीं बढ़ पाया। व्यास नदी के किनारे पर आने के बाद कहते हैं कि सिकंदर की सेना ने जो है मना कर दिया था कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। शायद वो थक गए थे, इतना युद्ध लड़ते लड़ते, वर्षों से युद्ध लड़ते हुए चले आ रहे थे, एक के युद्ध दूसरा युद्ध, थक गए थे। या कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस समय भारत में नंद वंश का एक शासक शासन कर रहा था, घनानंद, जिसे ग्रीस हिस्ट्री में कहते हैं अग्रमीज या हग्रमीज। तो अग्रमीज या घनानंद का शासन था
और उसकी जो नंद शासक थे उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी दुनिया जो है उनका लोहा मानती थी। कहते हैं कि सिकंदर की सेना शायद इसी से घबरा गई और वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी। दैट इज़ वाई द रिटर्न ब्रेक फ्रॉम व्यास रिवर, दे डिड नॉट क्रॉस द रिवर व्यास। तो व्यास नदी के किनारे ही सिकंदर जो है उसने पूजा की। कहते हैं कि वहाँ से कुछ चीज़ें भी ले गया, कुछ सांड ले गया अपने साथ और लौट गया था। लौटते समय ध्यान रखना, सिकंदर अपने मैसिडोनिया नहीं पहुँच पाया था, बल्कि बेबीलोनिया नाम की जगह में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर डाइड। लेकिन सिकंदर ने भारत में कुछ चीज़ें जो कि वो इम्पोर्टेंट है, एक तो उसने कुछ शहर बनाए, कुछ शहर बसाए। शहर अलग होता है, शहर अलग होता है। शहर उर्दू का शब्द है, शहर यानी होता है सुबह, मॉर्निंग, है ना। शहर, शायद मैं जिंदगी की शहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। तो शहर नहीं है, शहर है। 2 शहर बनाए, 2 नगर बसाए। एक तो निकैया नाम का नगर बसाया, सब पश्चिमोत्तर भारत में ही है, और एक बुकाफेला नाम का नगर बसाया। बुकाफेला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बुकाफेला जो है सिकंदर के घोड़े का भी नाम था और वो मर गया था, तो उसी की स्मृति में उसने बुकाफेला नाम का नगर भी बसाया था। लेकिन यूनानियों के आक्रमण के भी बड़े गहरे प्रभाव भारतीय इतिहास में दिखाई देते हैं। एक चीज़ तो इन्होंने भी छत्र प्रणाली स्थापित की भारत में। सेल्यूकस जैसा छत्रप उन्होंने, सिकंदर ने नियुक्त करके गया था, सेल्यूकस निकेटर। अपन पढ़ेंगे इसका इतिहास मौर्यों के समय। दूसरी चीज़ यह है कि सिकंदर के आक्रमण के काल से ही भारत में इतिहास में तिथि का निर्धारण होता है। आप देखिए सिकंदर के जो उसने युद्ध लड़ा हाइडेस्पीस, उसकी हमको बिल्कुल पर्टिकुलर डेट मालूम है, 326 BC, 326 BC। क्यों? क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से ही भारतीय इतिहास की तिथि का निर्धारण शुरू होने लगा, डेटिंग जो है वो होने लगी। ठीक है। और यूनान के आक्रमण का एक बड़ा प्रभाव ये हुआ कि भारत और यूनान के बीच में स्थल मार्ग खुल गया। इसके बाद भारत और यूरोप के बीच में बहुत व्यापार हुआ स्थल मार्ग से, लैंड वेज से ट्रेड होना शुरू हुआ, क्योंकि इसने ही ओपन्ड द लैंड वेज बिटवीन यूरोप टू इंडिया। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यूनानियों ने शुरू की। यूनानी आक्रमण के कारण ही भारत में गंधार कला शैली की मूर्तियां बनने लगी थी। गंधार कला शैली की मूर्ति जो है वो यूनानी आर्ट से प्रभावित है। आप देखिए कि हमारे यहाँ ज्योतिष का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक अटैक ओवर इंडिया, क्योंकि कई ग्रीक भारत में रहे हैं। ध्यान रखना, भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे यूनानी राज्य बने हैं। खासतौर पे ये ऊपर वाले बैक्ट्रिया वाले हिस्से में, और यहाँ पार्थिया, 2 राज्य थे, बैक्ट्रिया और पार्थिया। यहाँ यूनानी शासक ही होते थे, ग्रीक ही होते थे, जो सिकंदर के द्वारा छोड़े गए थे। तो इन्होंने फिर ज्योतिष का अध्ययन शुरू किया, और वो ज्योतिष का अध्ययन धीरे धीरे भारत को मिला है। आप देखिए कि कुछ किताबों में जो है, गार्गी संहिता में ऐसा लिखा है कि यूनानी म्लेच्छ है, गंदे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, यूनानी म्लेच्छ है, लेकिन फिर भी पूज्य है क्योंकि वो ज्योतिष के ज्ञाता है। तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का अध्ययन, ये भी जो है भारत में यूनानियों ने ही शुरू किया है। यूनानी लिपि शुरू की है इन्होंने, अरामाइक लिपि। भारत में अशोक के कुछ लेख जो है, खासतौर पे कंधार में मिला हुआ लेख जो है, सॉरी अराइक लिख दिया मैंने, अरामाइक होना चाहिए। अरामाइक स्क्रिप्ट जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक पीपल इन इंडिया। ठीक है। तो यह है आपका यूनानी आक्रमण। तो 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तीसरे टॉपिक की हमने आज बात की थी कि हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो तीसरा टॉपिक जो है वो है आपका भारत में मगध साम्राज्य का उदय, इमर्जेंस ऑफ मगध एम्पायर। देखिए ऐसा है कि जब महाजनपद का काल हम पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि भारत में जो जनपद थे वो बड़े हो गए थे, महाजनपद हो गए थे, और मगध का उदय, इमर्जेंस ऑफ मगध एम्पायर। मगध जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था,
और वो एक दूसरे से लड़के अपने साम्राज्य का विस्तार, वो काल ही ये था कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू एक्सपांड देयर एम्पायर बाय डिफीटिंग ईच अदर। अब उन 16 में से जो एक बड़ा साम्राज्य बन के उभरा वो था मगध। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है कि मगध के राजाओं ने कैसे इसका विस्तार किया, और दूसरा ये भी कि मगध का ही विस्तार क्यों हुआ। वाई नॉट अंग, वाई नॉट अवंती, वाई नॉट कौशल, वाई नॉट पांचाल। ठीक है, बाकी क्यों नहीं उभरे, मगध का ही उत्थान क्यों हुआ। तो मगध का उत्थान क्यों हुआ ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मगध में क्यों हुआ इसको तो बाद में देखें, पहले कुछ शासक देखें। मगध में जो पहला राजा मिलता है महाजनपद काल में वो बिंबिसार है। ठीक है, बिंबिसार जो है बड़ा प्रसिद्ध शासक था और एक अच्छे उच्च कुल से था। इसके विवाह अच्छी जगह हुए, विवाह के लिए जाना जाता है खासतौर पे। एक तो इसने कौशल राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था, कौशला देवी से। कौशल राज्य की राजकुमारी थी और इस उपलक्ष्य में इसको दहेज में काशी का राज्य मिला था, स्टेट ऑफ काशी। वो कौशल को मिल गया था, कौशल ने इनको दे दिया दहेज में। दूसरा इसने एक विवाह किया था लिच्छवीर राजकुमारी से, जो वज्जी संघ की राजकुमारी थी, उससे विवाह किया था। और चेलना नाम था, चेलना। वो महावीर की मौसी होती थी, महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की मौसी हुआ करती थी और उससे विवाह किया था। इस तरह से महावीर इनके रिश्तेदार थे। ध्यान रखना बिंबिसार के दोनों से बहुत अच्छे रिलेशन है, यानी गौतम बुद्ध से भी और महावीर जैन से भी, जो उस समय थे। उन्होंने गौतम बुद्ध को जो है बहुत सारा दान दिया था। एक वन है वेलुवन, वेलुवन जो है पूरा का पूरा इनको दान में दे दिया था। जैसे वो अनाथ पिंडक ने दिया था, अनाथ पिंडक ने जेतवन दान में दिया था, इन्होंने वेलुवन दान में दिया। तो बिंबिसार के इन दोनों से अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, ये बिंबिसार है। बिंबिसार जो है इसके बाद, बिंबिसार के बाद जो है अगला शासक जो बना था वो अजातशत्रु था। एक चीज बताना छूट गया, जैन ग्रंथों में इसी बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है, श्रोणिक, और इस अजातशत्रु को कहा गया कुणिक। जैन ग्रंथों में इन्हीं के नाम है। ठीक है, अजातशत्रु इसलिए जाना जाता है क्योंकि अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता कहा गया है। ही वॉज ए गिल्टी ऑफ पेट्रीसाइड, अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मार के शासक बना था। ठीक है, और इसलिए जो है कौशल का राज्य उससे नाराज हो गया था, क्योंकि माँ कौशला देवी नाराज थी तो कौशल का राज्य भी नाराज हो गया। इसलिए उसने काशी छीन लिया था, काशी वापस ले लिया था। उन्होंने कहा काशी हमने दहेज में दिया था, तुमने अपने पिता को मार दिया, हमने वापस ले लिया। शायद इसी कारण अजातशत्रु का कौशल राज्य से युद्ध हुआ और उसने कौशल को पराजित किया था और उससे काशी वापस ले लिया था। ठीक है, दूसरा अजातशत्रु का एक युद्ध जो है लिच्छवियों से भी हुआ, वैशाली के लिच्छवियों से, यानी अपने पिता की दोनों ससुराल से युद्ध लड़ाया अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु एक बड़ा योद्धा भी था। उसने युद्ध में नए नए प्रयोग भी किए, नए नए उपकरणों का भी प्रयोग किया। जैसे उसने रथ मूसल नाम का एक नया युद्ध का हथियार यूज किया था, रथ मूसल, जो रथ के आगे चलता था ऐसे और लोगों को काटता जाता था। ऐसे ही एक और महाशिला कंटक नाम का एक तोप जैसी होती थी जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। महाशिला, शिला यानी पत्थर फेंके जाते थे। ये जो है बाहुबली फिल्म में ये दोनों बताए गए हैं। तो इनका प्रयोग किया अजातशत्रु ने, इनका आविष्कार किया बल्कि अजातशत्रु, बड़ा विजेता था। लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है। आप देखिए अजातशत्रु जो है उनका, उसके बुद्ध से बहुत अच्छे संबंध थे, और जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बुद्ध की मृत्यु होने पर उसने अपनी राजधानी राजगृह में एक जो है स्तूप भी बनाया बुद्ध के अवशेषों पर, अजातशत्रु ने। आप देखिए कि बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने किया। राजगृह में ही पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और वो अजातशत्रु ने आयोजित की थी। उसी, आप देखिए कि उसी पहली बौद्ध संगीति में दो बड़े बौद्ध ग्रंथों का रचना हुई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक ये इसी पहली बौद्ध संगीति में आयोजित किया गया राजगृह में, और इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अजातशत्रु।
तो ये अजातशत्रु है। अजातशत्रु के बाद फिर अगला शासक इसका बेटा बना उदयन, और इसने इतिहास को दोहराया है। उदयन कह लीजिए या उदायन कह लीजिए, इसने भी अपने पिता को मारा और उसके बाद शासक बना है। उदयन का कोई बड़ा नाम मिलता नहीं इतिहास में, लेकिन ये जरूर मिलता है कि उसने पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया, जो बाद में मौर्यों की राजधानी बनी, मगध राज्य की राजधानी बनी। एक गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था कुसुमपुरा, उस कुसुमपुरा की जगह उसने पाटलिपुत्र का नगर बसाया। किसने? उदयन ने। तो ये आपका बिंबिसार का वंश है। ध्यान रखना ये पूरा हर्यक वंश है एक्चुअली, ये सब जो है हर्यक डायनेस्टी के शासक है। एक और शासक हुआ उदयन के बाद, एक नागदशक। नागदशक कहते हैं या उसी को दर्शक भी कहते हैं। एंड ही वॉज डिफीटेड बाय शिशुनाग, और शिशुनाग ने फिर नया वंश स्थापित किया मगध में, नाग वंश, शिशुनाग के साथ। शिशुनाग भी बड़ा विजेता था। शिशुनाग जो है उसने अंग को जीता था, अंग को जीता, अवंती को जीता। ठीक है, नहीं गलती हो गई, अंग को तो बिंबिसार ने ही जीत लिया था। शिशुनाग ने अवंती को जीत के मगध में मिला लिया था, इसलिए जाना जाता है शिशुनाग। और दूसरा एक, इसने अपनी राजधानी भी शिफ्ट कर ली थी, राजगृह से वैशाली, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया था शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद इसका बेटा शासक बना था कालाशोक। कालाशोक आपने सुना होगा, इसी को काकवर्ण भी कहते हैं। बहुत काला था देखने में काला था, इसलिए काकवर्ण नाम कितना मतलब अर्थवान है। काक यानी कौआ और उसके वर्ण यानी उसके रंग वाला, तो काकवर्ण। लेकिन आप देखिए कालाशोक का नाम बड़ा प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि इसने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कालाशोक, जिसकी अध्यक्षता सुबु कामी ने की थी। और यहाँ से ही फिर बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, स्थविरवादीन और महासांघिक। दो शाखाएं हो गई बौद्ध धर्म की, स्थविरवादीन और महासांघिक। तो यहाँ से यानी जो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, द बौद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ऑफ महासांघिक एंड स्थविरवादीन। ठीक है, तो ये है कालाशोक। कालाशोक के बाद फिर यहाँ पर कुछ समय बाद इनका एक शासक था महानंदिन, बहुत कमज़ोर था, उसको मार के फिर यहाँ महापद्मनंद नाम का शासक बना था। महापद्मनंद, ये इसको नंद वंश कहा जाता है। तो तीन वंश पढ़ चुके हैं हम, हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश। महापद्मनंद बड़ा शासक था, एक राट की उपाधि धारण की जिसने, कि पृथ्वी पर एक ही राजा है। महापद्मनंद एक बहुत बड़ी सेना स्थापित की, पहली बार एक स्थायी सेना प्राचीन भारत में दिखाई देती है। इसने पहली बार हाथियों को भी अपनी सेना में सम्मिलित किया, ये पहला शासक है जिसने हाथियों को अपनी सेना में सम्मिलित किया, महापद्मनंद। ठीक है, और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है वो शायद जैन धर्म को मानता था। क्यों मानता था मैं यही बताता हूँ। इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया था। कलिंग पर आक्रमण किया, ऐसा हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग का अभिलेख है, खारवेल, राजा खारवेल ने लिखवाया था, उस अभिलेख में वर्णन मिलता है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया है। ठीक है, और कलिंग यानी उड़ीसा है। जनरली कलिंग पर आक्रमण के लिए हम अशोक को जानते हैं, पर अशोक से पहले भी कलिंग पर आक्रमण हुआ है, एंड दैट वाज मेड बाय महापद्मनंद ऑफ नंद डायनेस्टी, मगध रूलर। उसने आक्रमण किया और यहाँ से एक जैन की मूर्ति, जिन की मूर्ति बोलते हैं, वो महावीर स्वामी की मूर्ति थी, वो लेके आया। अब महावीर स्वामी की मूर्ति लेके आया इसलिए लोग कहते हैं कि वो जैन था। इसने, ध्यान रखिए, कलिंग में नहरों का भी निर्माण कराया है, इसलिए प्राचीन भारत में पहला ऐसा शासक है जिसने नहरों का निर्माण कराया है। कौन? महापद्मनंद। और भी एक खास चीज़ है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, सब तो नहीं मानते, कि पाणिनि जो अष्टाध्यायी का लेखक है, अष्टाध्यायी नाम की व्याकरण की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है अष्टाध्यायी, लिखी है पाणिनि नाम के राइटर ने। पाणिनि भारत का पहला व्याकरण माना जाता है, व्याकरणकार माना जाता है। तो ये पाणिनि शायद इसके दरबार में था, ऐसा कहा जाता है। ध्यान रखिए,
महापद्मनंद के बाद अगला शासक जो बना वो था घनानंद। घनानंद, यही अग्रमीज है जो मैं बोल रहा था, ग्रीक किताबों में इसका नाम अग्रगिमीज मिलता है। और इसने भी बड़ी सेना स्थापित की, बड़ा प्रतापी राजा था। शायद इसी से डर के सिकंदर वापस चला गया था या सिकंदर की सेना वापस चली गई थी। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक है। इसी को मार के जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था, मगध राज्य पर अधिकार कर लिया था घनानंद को मार के। इसकी भी बड़ी कथा है। ऐसा कहते हैं कि जो चाणक्य है वो इसका काम करता था। ध्यान रखिए, नंद जो है ना ये शूद्र है, निचली जाति के थे, और चाणक्य जो है वो ब्राह्मण था, विद्वान भी था। तो लेकिन चाणक्य दिखता बहुत गंदा था, चेचक के दाग थे, काला था, गंदा दिखता था। तो कहते हैं घनानंद ने कभी इसका बहुत अपमान किया चाणक्य का, और उसको नौकरी से निकाल दिया था। दानशाला का अधिकारी था, कुट्टागारशाला का, वहाँ से हटा दिया और निकाल दिया था। तो कहते हैं कि चाणक्य ने फिर कसम खाई थी कि मैं नंदों का विनाश करके ही छोड़ूंगा, और इसके लिए फिर उसने चंद्रगुप्त का सहारा लिया, जो हम आगे पढ़ेंगे कभी। और चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर चाणक्य ने जो है कई वर्षों तक उसको तैयार किया, एक सेना बनाई, और फिर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, मगध पर आक्रमण किया और घनानंद को पराजित किया। और इस तरह से नंदों का विनाश करके फिर जो है मौर्य जो है वो शासक बने। तो मौर्य चूँकि एक अलग ही वंश है, बड़ा राजवंश है और उसका बड़ा इतिहास है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यह है आपका मगध का उत्थान। प्रश्न यह है कि मगध का उत्थान क्यों हुआ? बाकी भी तो महाजनपद थे, वो क्यों नहीं बड़े विशाल साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हुए? तो कई चीज़ें। एक तो मगध जो है वो नदियों से घिरा हुआ था, खासतौर पर उसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी राजगृह है, उसमें गंडक नदी भी है, उसमें सोन नदी भी है, उसमें गंगा नदी भी है। तो एक प्रकार की जल दुर्ग थी और सुरक्षित थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर खनिज बहुत पाया जाता था, कोयला और लोहा दोनों पास पास पाए जाते थे। इससे लोहा गला के हथियार बनाने के काम आए, सेना मजबूत हो गई। दूसरी चीज़, लोहा गला के कृषि के उपकरण बनाए, जिससे कृषि करना आसान हुआ। कृषि की तो उत्पादन बढ़ा तो आर्थिक उन्नति हुई, समृद्धि हुई, और मगध जो है एक समृद्ध राज्य बना। तो आर्थिक समृद्धि भी हुई, सेना भी शक्तिशाली और सुरक्षा भी। और फिर बड़े बड़े शासक तो हुए ही, महापद्मनंद, घनानंद, अजातशत्रु जैसे। ये सब कारण थे जिसके कारण मगध जो है एक बड़े विशाल साम्राज्य के रूप में उभर के आया। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर है। हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने महाजनपद काल पढ़ा, हमने भारत में विदेशी आक्रमण का पढ़ा प्राचीन काल में, और पढ़ा आपका मगध राज्य का उत्थान। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, मौर्यों के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।